गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 के हिस्ट्री के जो पहला चैप्टर है ना, हाउ व्हेन एंड वेयर। इस चैप्टर को लेकर हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर को हम लोग और भी ज़्यादा अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हाउ व्हेन एंड वेयर मतलब हाउ मतलब कब, क्या, कब, कैसे और कहाँ पर, ये तीनों मीनिंग यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो हिस्ट्री का चैप्टर है, तो हिस्ट्री के चैप्टर तो वहाँ पर तो कब, कैसे और कहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना हिस्ट्री के चैप्टर के लिए। तो इसलिए हम लोग देखेंगे जो इस चैप्टर में यहाँ पर डिटेल्स में कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब पहले देखते हैं ये चैप्टर कहाँ पर आता है। ये चैप्टर क्लास 8 के जो बुक्स है आवर पास 3, क्लास 8 के सोशल साइंस की जो हिस्ट्री का बुक है ना आवर पास 3, वहां पर आता है। उसका पहला चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली जो इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम लोग इस चैप्टर में पहले कुछ चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं यहाँ पर। जैसे 6 में तुम लोग क्या पढ़े थे, एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़े थे। ठीक है, 7 में जाकर तुम लोग क्या पढ़े थे, मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़े थे। और क्लास 8 में जाकर तुम लोग आप पढ़ोगे मॉडर्न इंडिया के बारे में, यानी आधुनिक भारत के बारे में तुम लोग यहाँ पर पढ़ोगे। जो इंडियन हिस्ट्री यहाँ पर जो मॉडर्न इंडिया है ना, ये मॉडर्न इंडिया लगभग 18th सेंचुरी से स्टार्ट करके ये 20th सेंचुरी तक, ये जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड के बारे में तुम लोग पढ़ोगे। अब ये मॉडर्न इंडिया के ऊपर भी बेस करके इस बुक्स में बहुत सारे चैप्टर हैं, जिसके हम लोग पहला चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर, ये चैप्टर है पहला चैप्टर। और इस चैप्टर को लेकर हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं इस वीडियो में। और सबसे बड़ी बात है जो ये चैप्टर ना मेडिवल टाइम पीरियड से थोड़ा सा लिंक हुआ है, क्योंकि मेडिवल टाइम पीरियड उसका खत्म कैसे हो रहा है और उसकी जगह में मॉडर्न टाइम पीरियड कैसे स्टार्ट हो रहा है। अगर ये चीज को समझना है तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव पहले क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे। स्पेशली पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियंस पास्ट, तो इंडिया के जो अतीत का जो हम लोग पीरियोडाइजेशन मतलब वहां पर काल विभाजन किया गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने अभी बोला कि क्लास 6 में तुम लोग पढ़े एंशिएंट हिस्ट्री, 7 में पढ़े मेडिवल हिस्ट्री, 8 में जाकर पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये जो काल विभाजन है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये एक पीरियोडाइजेशन है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग पीरियोडाइजेशन किया है, तो तुम लोग एक बेसिक लेवल में वो चीज पढ़ोगे। दूसरा है इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द मॉडर्न पीरियड, तो मॉडर्न टाइम पीरियड में आकर वहां पर पॉलिटिकली कैसे डेवलप हो रहा था, मतलब कैसे मेडिवल टाइम पीरियड से धीरे धीरे करके मॉडर्न टाइम पीरियड आ रहे थे और उसमें पॉलिटिकली कैसे डेवलपमेंट हुआ था, इस चीज के बारे में तुम लोग पढ़ोगे। राजनीतिक विकास कैसे हो रहे थे। राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, मॉडर्न टाइम पीरियड मतलब ही जैसे यहाँ पर ब्रिटिश आ गया। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता ही है इंडिया ये कम से कम लगभग 200 साल तक, ठीक है, एक्चुअली 190 ईयर्स तो ब्रिटिश शासन के अंदर थे, हम लोग गुलामी के शिकार थे। तो ऑब्वियसली ब्रिटिश के लेकर डिस्कस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होगा। और उसके बाद हिस्टोरिकल सोर्सेस मतलब सूत्र, मतलब इतिहास कहाँ से आते हैं। और ये मॉडर्न टाइम पीरियड के अगर इतिहास हमें लिखना है या इतिहास जानना है तो हम कहाँ से यहाँ का इतिहास मिल सकता है, तो एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में ये सब चीज को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियाज पास्ट, इंडिया के अतीत का पीरियोडाइजेशन। इन एडी 1817 मतलब 1817 साल में ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर कॉल्ड जेम्स मिल, तो एक स्कॉटिश, जैसे इंग्लैंड के ऊपर में आता है ना स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड का ही एक बंदा था जो एक इकोनॉमिस्ट थे, मतलब अर्थनीतिविद थे और राजनीतिकविद थे और एक दार्शनिक भी थे। तो इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसोफर मतलब राजनीतिक दार्शनिक थे। तो इनका नाम था क्या था, जेम्स मिल। ठीक है, तो ये डिवाइडेड इंडियाज पास्ट इनटू 3 पीरियड्स, तो इन्होंने क्या किया, इंडिया के जो अतीत को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये 3 पार्ट क्या था, पहला हिंदू,
दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया। मिल्स पीरियोडाइजेशन वाज वाइडली एक्सेप्टेड एट द टाइम। तो उस टाइम में क्या हुआ, मिल्स का जो पीरियोडाइजेशन था उसे एक्सेप्ट किया गया था। एक्सेप्ट करने का कारण भी है, उन्होंने देखो, उन्होंने जो पीरियोडाइजेशन किया था ना, ये धर्म के बेसिस में किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश मतलब क्रिश्चियनिटी, तो ये धर्म के बेसिस में उन्होंने किया था। लेकिन इसको उस टाइम में एक्सेप्ट किया गया क्योंकि उस टाइम में इंडिया में ब्रिटिश राज थे। ठीक है, और ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट में रहकर जेम्स मिल ने ये पीरियोडाइजेशन किया था, तो ऑब्वियसली उसका ही जो उन्होंने जो किया था तो वही ब्रिटिश लोग एक्सेप्ट किया है। ठीक है, बट टुडे मेनी हिस्टोरियंस डू नॉट एग्री विथ हिज डिविजन्स। लेकिन आज के दिन में क्या है, आज के दिन में बहुत सारे हिस्टोरियंस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, जेम्स मिल्स का जो पीरियोडाइजेशन था, उन्होंने क्या किया, हिज डिवीजन ऑफ द पास इनटू हिंदू और मुस्लिम पीरियड्स। तो उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम के बेसिस में जो पीरियोडाइजेशन किया था ना, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि उनका मानना था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ रूलर्स। तो उन्होंने क्या किया, रूलर्स को धर्म के बेसिस में उन्होंने पीरियोडाइजेशन किया था, जो मैंने अभी बोला। तो इसीलिए आज के दिन में जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इस चीज को मानते नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ना मानने का भी बहुत सारे कारण है, हम लोग उसको लेकर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखते हैं यहाँ पर, दे पॉइंट आउट द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विद सच ए क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने इसमें बहुत सारी गलती निकाला। जेम्स मिल के जो पीरियोडाइजेशन करने का जो तरीका है, उस तरीके में बहुत सारे गलती निकाले थे। फर्स्टली, नॉट ऑल एंशिएंट रूलर्स वर हिंदू और नॉट ऑल मेडिवल इंडियन रूलर्स वर मुस्लिम। तो पहला जो पॉइंट था कि एंशिएंट में बहुत सारे रूलर्स हिंदू नहीं थे। ठीक है, सारे रूलर्स हिंदू नहीं थे क्योंकि इस टाइम में देखा जाए एंशिएंट टाइम पीरियड में जैसे हिंदुइज्म भी उस टाइम में था, उसके साथ साथ बुद्धिज्म, जैनिज्म, ऐसे बहुत धर्म भी आए थे उस टाइम। ठीक है, तो इसलिए बोला नहीं जा सकता कि हमेशा सारे रूलर ही हिंदुइज्म है। जैसे बुद्धिज्म के अंदर हम लोग सम्राट अशोका के नाम भी हम लोग जान सकते, कनिष्का के भी नाम भी हम लोग जान सकते। ठीक है, जैनिज्म के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हें अपने आखिरी टाइम पीरियड में उन्होंने जैनिज्म धर्म लिया था, या कलिंगराज खारवेल के बारे में हम लोग जान सकते हैं, जैनिज्म। ऐसे बहुत सारे रूलर थे, मैं तो छोटा मोटा करके दो तीन एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सारे रूलर थे। तो सिर्फ हिंदुइज्म नहीं थे एंशिएंट टाइम पीरियड में, उसके साथ बुद्धिज्म, जैनिज्म थे। तो हिंदू टाइम पीरियड, ये एंशिएंट टाइम पीरियड को बोलना, ठीक है, ये बहुत ही गलत है। ऊपर से देखा जाए मेडिवल टाइम पीरियड के बारे में अगर डिस्कस करें, उस टाइम पीरियड को बोला जा रहा है यहाँ पर मुस्लिम, लेकिन उस टाइम में सिर्फ मुस्लिम रूलर नहीं थे, उस टाइम में हिंदू रूलर भी थे। जैसे देखा जाए तो मेडिवल टाइम पीरियड में इंडिया में विजयनगर नाम का एम्पायर था, राजपूत डायनेस्टी भी थे। ठीक है, तो ये सब करके तो बोल भी नहीं पाते हम लोग, सिर्फ मुस्लिम रूलर ही इंडिया में राज करते थे उस टाइम में। ठीक है, ऊपर से अगर देखा जाए रूलर के अकॉर्डिंग अगर ना भी देखो तो जनता तो हिंदू थे, यहाँ पर हमेशा हिंदू जनता ही, हम जनता ही सबसे ज्यादा मेजोरिटी पोर्शन में थे। तो ये नहीं बोल सकते कि इस टाइम को पीरियड को हम मेडिवल टाइम पीरियड को हम लोग मुस्लिम टाइम पीरियड बोले, ये नहीं, धर्म के अकॉर्डिंग हम लोग कभी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फर्स्टली नॉट ऑल एंशिएंट रूलर्स वर हिंदू और नॉट ऑल मेडिवल इंडियन रूलर्स वर मुस्लिम, ये चीज मैंने डिस्कस कर लिया। मेनी रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया बिलोंग टू अदर फेथ्स। तो एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे रूलर थे जो दूसरे धर्म से विश्वास करते थे, सच एज बुद्धिज्म, जैनिज्म, अलग अलग धर्म के बारे में यहाँ पर बोला गया। ठीक है, ये मैंने अभी बताया। मेडिवल टाइम पीरियड में सेम एग्जाम्पल। तो अभी क्या किया, ये जो जेम्स मिल में जो पीरियोडाइजेशन करने का जो तरीका निकाले थे, इसमें तो गलती निकल गया। तो मॉडर्न हिस्टोरियंस लोग ने आपने क्या किया, मॉडर्न हिस्टोरियंस लोग, ये एक्चुअली में है कि जेम्स मिल मैंने बताया उन्होंने किया ब्रिटिश टाइम पीरियड में किया था, और मॉडर्न हिस्टोरियंस लोग बाद में जेम्स मिल में तरीके में जो गलती निकाले थे ये 1950 के बाद से, ठीक है, मतलब आजादी मिलने के बाद से, तभी ये लोग उसमें क्या किया, उसमें सुधार निकाले और नई तरीके से इंडिया के जो पीरियोडाइजेशन का क्लासिफिकेशन उन्होंने किया। ठीक है, अब देखते हो कैसे। नाउ डेज मेनी हिस्टोरियंस क्लासिफाई इंडियाज पास्ट इनटू द एंशिएंट, द मेडिवल एंड द मॉडर्न पीरियड। तो आज ही के दिन में देखा जाए हिस्टोरियंस, जो इंडिया के जो हिस्टोरियंस है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया को जो अतीत को उन्होंने तीनों 5 क्षेत्र में बांटे थे। एक एंशिएंट, दूसरा मेडिवल और तीसरा मॉडर्न। ठीक है, ये 3 टाइम पीरियड में उन्होंने बांटे हैं। द एंशिएंट पीरियड सेड टू हैव एंडेड एट द 7th century AD। तो एंशिएंट टाइम पीरियड जो 7th century AD में खत्म होता है विद द डेट ऑफ हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में जाकर खत्म होता है। इंडिया के एंशिएंट पीरियड लगभग ये स्टार्ट होता है, यहाँ पर दिया नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये कम से कम इंडिया के एंशिएंट टाइम पीरियड 3300 BC बिफोर क्रिस्ट,
ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है तब से स्टार्ट हो रहा है, और ये 700 AD, ठीक है। कोई हिस्टोरियन का मानना है 650 AD, और कोई हिस्टोरियन का मानना है 700 AD। मतलब लगभग ये हर्षवर्धन के जो डेथ हुआ था उसके बाद ही ये टाइम पीरियड ओवर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से मेडिवल टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। मेडिवल टाइम पीरियड अगर कोई जो हिस्टोरियन मानते हैं 650 AD में एंशिएंट टाइम पीरियड खत्म हो रहा है तो उसके बाद से स्टार्ट हो रहा है, और जो मानता है 700 AD में खत्म हो रहा है तो उसके बाद से मेडिवल टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, और ये लगभग चलता है 700 AD तक, ठीक है। इसको लेकर बहुत सारे डिबेट है। कोई हिस्टोरियन मानता है 1707 AD, मतलब औरंगजेब के डेथ तक मेडिवल टाइम पीरियड चला था। कोई हिस्टोरियन मानता है कि 1757 AD तक, यानी बैटल ऑफ पलाशी तक मेडिवल टाइम पीरियड चला था। तो ऐसे बहुत सारे डिबेट हैं, ठीक है। तो अलग अलग हम लोग मेन जो एक एवरेज लेकर अगर चले तो 700 AD से स्टार्ट करके 1700 AD तक कम से कम मेडिवल टाइम पीरियड चला था, ठीक है। तो यहां पर है द मेडिवल पीरियड इज सेड टू एक्सटेंड फ्रॉम AD 700 टू AD 1715, यहां पर 1750 तक ही यहां पर मान लिया। दिस वॉज द पीरियड ऑफ रीजनल रूलर्स, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड रीजनल रूलर्स का है, मतलब जो लोकल लेवल में जो रूलर रहते थे उस रूलर का है, जैसे चोलास, राजपूत, पालास, ये सब रीजनल लेवल में रूलर है। तो ये सब टाइम पीरियड ये रूलर का होता है, मतलब ये सब जो शासक थे रीजनल लेवल में इन सब का था, ठीक है। मॉडर्न पीरियड, द मॉडर्न इज पीरियड इज टू हैव बिगन इन 18th सेंचुरी AD, तो मॉडर्न पीरियड उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। द ब्रिटिश ऑल्सो exploited the country resources for their own gain, they collected revenue from the land owners। तो ब्रिटिश क्या करते इस टाइम पीरियड में, ये शोषण करते थे, एक्सप्लॉइटेट माने मतलब शोषण उन्हें किया करते थे उस टाइम में। द कंट्री, ये जो कंट्री थे, इस कंट्री के जो रिसोर्स थे, जो मतलब जो चीज हमें काम में आता था उस चीज को वो शोषण करते थे, फॉर देयर ओन गेन, वो अपने पर्पस में, ठीक है, वो शोषण करते थे। दे कलेक्टेड रेवेन्यू तो फ्रॉम द लैंड ओनर्स, तो यहाँ के जो लैंड ओनर्स है ना, जो जमींदार थे या प्रेजेंट थे, उनके पास से वो टैक्स या लैंड ग्रैंड शोषण करते थे, ठीक है। मतलब जमीन से जो ग्रैंड लेते थे, शुल्क लेते थे, उस चीज को वो शोषण करते थे, ठीक है। दे पॉलिसीज ग्रेजुअली टर्न्ड इंडिया फ्रॉम एज एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, तो उनके जो पॉलिसी थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया को ऐसा बनाया कि फ्रॉम एन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स टू एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स। मतलब इंडिया पहले क्या करते थे, इंडिया के जो सामान थे, ये सामान यूरोप में बहुत ही ज्यादा फेमस था। जैसे मसलिन नाम का एक कपड़ा बनता था जो ये बंगाल में बनता था। अब ये चीज होता है कि ये जब यूरोप में जब जाकर ट्रेड होता था तो यूरोप के वहां पर उनका जो इंडस्ट्री में जो चीज प्रोडक्शन होता है वो चीज बिकते थे, नहीं बिकते थे, क्योंकि यहाँ का कपड़ा बहुत ही ज्यादा उससे फेमस था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए इंग्लैंड में, तो उन्होंने अपने जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में वो आ गए थे, तो यहाँ के जो चीज यहाँ से इंग्लैंड में एक्सपोर्ट होता था, ये सब चीज को उन्होंने डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, और उसके जगह में उन्होंने क्या किया, वहां से जो चीज वो यहाँ पर इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में और एक चीज चाहते थे वो लोग, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या किया, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के लिए चाहिए था, मतलब इंडस्ट्री चलाने के लिए चाहिए था रॉ मटेरियल्स। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया से आप रॉ मटेरियल्स लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो पहले क्या होता, पहले कपड़ा प्रोडक्शन होने के बाद कपड़ा जाता था इंग्लैंड में। आप कपड़ा प्रोडक्शन होने के बाद नहीं, आप क्या जाता है, आप जाता है कपड़ा प्रोडक्शन होने से पहले जिस चीज से कपड़ा बनता है वो रॉ मटेरियल्स जाता है इंग्लैंड में, ठीक है। तो अब यहाँ पर रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन हो रहा है, रॉ मटेरियल्स को भेजा जा रहा है इंग्लैंड में जाकर उस रॉ मटेरियल से कपड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन होकर उस कपड़े को फिर से इंडिया में लेकर आ रहा है, इंडिया में अब बेचा जा रहा है, ठीक है। यानी हमारे रॉ मटेरियल्स इंग्लैंड में जा रहा है कम दामों में, और वहां से जो कपड़े यहाँ पर आ रहा है उस कपड़े को वो लोग ज्यादा दाम में बेचते थे, यानी दो तरीके से हमें लूटते थे ब्रिटिश लोग, ठीक है। तो ये इसी तरह से हमें शोषण करते थे, और ये जैसे उन्होंने इस यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जैसे ब्रिटिश लोग थे तो उनके पास ये आसानी हो गए थे ये पूरे सिस्टम को चलाना, ठीक है। तो ये चीज ब्रिटिश के लिए एक आसान तरीका था। देयर पॉलिसीज ग्रेजुअली टर्न्ड इंडिया फ्रॉम एन एक्सपोर्ट, अभी तो ये तो बताया। तो उनका जो पॉलिसी था, इंडिया को क्या किया, इंडिया को जो गुड्स उन्होंने फिनिश गुड्स, मतलब जो
आखिर टाइम में जो चीज बनाते, जैसे कपड़ा बनाते थे, इसके जगह में, इसका एक्सपोर्टर के जगह में उनको इंडिया को रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्टर बनाना उनका मेन सपना था। ठीक है, ठीक है। तो ब्रिटिश के में इंग्लैंड में जो गुड्स बनेगा उसका रॉ मटेरियल्स इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, तो ये उनका सपना था और इनको वहां उनका ये पॉलिसी था। तो उन्होंने इंडिया को इसी तरह से इंडिया को टर्न किया। दिस लेड टू ए ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। तो इसके वजह से क्या, इंडिया के बहुत सारे संपत्ति बाहर में चले जाते थे, तो इसलिए इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ का संपत्ति बाहर चले जा रहे थे। ब्रिटिश का ये पॉलिसी था और ये ब्रिटिश लगभग 190 ईयर्स तक ये इंडिया में किया था। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं बता देता हूँ। यहाँ पर बोला है कि इंडिया के मॉडर्न टाइम पीरियड 18th सेंचुरी एडी में शुरू हो रहा है। ठीक है, 18th सेंचुरी एडी। तो अगर मेडिवल टाइम पीरियड, मतलब इसको लेकर बहुत ज्यादा डिबेट है कि इंडिया में मॉडर्न टाइम पीरियड एक्चुअल में कब स्टार्ट हुआ। तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंडिया में मॉडर्न टाइम पीरियड को लेकर जैसे अलग अलग हिस्ट्रियन को अलग अलग मानना है, तो तुम लोग लगभग बोल सकते हो कि 18th सेंचुरी एडी में स्टार्ट हुआ। कोई कोई हिस्ट्रियन का यह मानना है कि औरंगजेब का डेथ हुआ है, मुगल एम्पर जो औरंगजेब का डेथ हुआ था 1707 एडी में। ठीक है, तो ये उस दिन ही मेडिवल टाइम पीरियड खत्म, उसके बाद से मॉडर्न टाइम पीरियड स्टार्ट। ठीक है, ये पहला एक कुछ हिस्टोरियन का मानना था। कुछ हिस्टोरियन का मानना है जो बैटल ऑफ पलाशी हुआ था 1757 में, उसके बाद से मॉडर्न टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कुछ हिस्टोरियन का मानना है बंगाल में यहाँ पर रेनेसांस हुआ था उस टाइम में। ठीक है, उस रेनेसांस के टाइम पीरियड से यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। कुछ हिस्टोरियन का मानना है 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद से मॉडर्न टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। 1857 मतलब 19th सेंचुरी में चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग हिस्टोरियन को लेकर इसको लेकर डिबेट है। तुम लोग जो मेनली जिस चीज के ऊपर फोकस करोगे कि 18th सेंचुरी में मॉडर्न टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, लगभग 1750 से ये बोल सकते हो। ठीक है, 1700 भी बोल सकते हो, 1750 भी बोल सकते हो। चलो, और दूसरी बात है कि ब्रिटिश लोग हम लोग कैसे शोषण किया था, तो उसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस कर लिया। इसके बाद सच सब्जुकेशन of one country by another that brings about political, social, economic and cultural changes is called colonization. तो सब्जुकेशन मतलब है दमन करना। ठीक है, मतलब एक कंट्री के द्वारा अगर दूसरे कंट्री के जो पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, सामाजिक, सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब अर्थनैतिक और कल्चरल जो सांस्कृतिक जो चीज होता है उसके ऊपर अगर कब्जा किया जाए, जैसे ब्रिटिश लोग क्या किया था, ब्रिटिश लोग इंडिया में आए थे, इंडिया को कब्जा किया था। अब इंडिया में आकर उन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल, इंडिया के इकोनॉमिकल, इंडिया के कल्चरल, इंडिया के सोशल, ये सभी चीज के ऊपर वो अपना हक मतलब कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसके बदले इसके लिए क्या हो रहा था, इंडिया में धीरे धीरे करके चेंज हो रहा था। तो ये चीज इसके लिए बोला जाएगा कि ये एक कॉलोनियलिज्म है। ठीक है, मतलब औपनिवेशीकरण। ठीक है, तो अब इंडिया जो इंग्लैंड के एक औपनिवेशिक कंट्री हो गया। ठीक है, इसके वजह से मतलब इंडिया इंग्लैंड के एक कॉलोनी हो गया। आया समझ में? तो ये चीज है कॉलोनाइजेशन मतलब औपनिवेशीकरण। तो जैसे मैं अगर समझ लो कि इंडिया अगर बाहर में कोई सी दूसरे कंट्री में जाकर कब्जा करके वहां का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सभी चीज को धीरे धीरे करके चेंज करे, तो ये बोला जाएगा कि वो बाहर के कंट्री इंडिया के कॉलोनाइजेशन है। आया समझ में? यही चीज है मेन। तो उस टाइम में इंग्लैंड इंडिया के साथ यही किया था। Therefore, this period which saw the colonization of India is also called the colonial periods of Indian history. तो इंडिया में उस टाइम में कॉलोनाइजेशन चल रहा था क्योंकि ब्रिटिश लोग इंडिया के ऊपर अपना कब्जा किया था। तो इसलिए इंडिया के जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड को मॉडर्न हिस्ट्री भी जैसे कह सकते हैं, उसके साथ साथ हम लोग इसे कॉलोनियल हिस्ट्री भी कह सकते हैं या कॉलोनियल पीरियड भी कह सकते हैं। मॉडर्न टाइम पीरियड या कॉलोनियल टाइम पीरियड, क्योंकि पूरा टाइम पीरियड ही हम लोग ब्रिटिश के अंदर थे, तो इसलिए कॉलोनियल पीरियड भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, मतलब औपनिवेशिक पीरियड भी हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट द मॉडर्न पीरियड। तो पहले हम लोग जो काल विभाजन थे, पीरियडाइजेशन, ये समझ लिया। पीरियडाइजेशन में स्पेशली यहाँ पर जो चीज के ऊपर फोकस किया गया कि जेम्स मिल ने बोला कि ब्रिटिश ये हिंदू काल मतलब हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ये तीनों काल उन्होंने पीरियडाइजेशन किया था। इसको बाद में चेंज करके यहाँ पर एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न किया गया।
तो तुम लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जेम्स मिल ने क्या बोला था और मॉडर्न हिस्टोरियंस लोग क्या बोले थे। ठीक है, मॉडर्न हिस्टोरियन ने 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। और दूसरी बात जो चीज को तुम्हें याद रखना है कि एंशिएंट टाइम पीरियड कब से कब तक होता है, मिडिवल टाइम पीरियड कब से कब तक होता है और मॉडर्न टाइम पीरियड कब से कब तक होता है। ठीक है, तुम्हें स्पेशली इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो चीज है, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द मॉडर्न पीरियड, मतलब मॉडर्न पीरियड को लेकर हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां पर राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ था, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं, आफ्टर औरंगजेब डेथ, तो औरंगजेब के उनका जो मौत हुआ था, उनका जो देहांत हुआ था इन AD 1707, तो उनका 1707 में उनका देहांत हुआ था। जो मुगल पावर डिक्लाइन, उसके बाद से मुगल पावर धीरे धीरे करके उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दिया था। एंड मेनी रीजनल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस बिगन टू असर्ट देयर अथॉरिटी ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो ऑब्वियसली सेंट्रल पावर जब वीक होना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, रीजनल लेवल में जो पावर है ना, ये धीरे धीरे जो अभी सेंट्रल पावर के अंदर थे, ये धीरे धीरे स्ट्रांग होना स्टार्ट करेंगे उस टाइम में। ठीक है, जैसे ही दिल्ली के पावर वीक हो गया, उसी तरह से देखा जाए कि रीजनल लेवल में जो पॉलिटिकल फोर्सेस थे या रीजनल लेवल के पावर थे, ये धीरे धीरे क्या किया, अपना हक बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अपना हक जमाना स्टार्ट कर दिया था वो सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर। तो ऐसे करके वो धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ा रहे थे। ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स वेर कार्व्ड आउट ऑफ द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। तो इस टाइम में क्या हुआ था, ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, बहुत सारे स्वाधीन जो स्टेट्स थे, वेर कार्व्ड आउट ऑफ द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, जो पुराने जो मुगल प्रोविंसेस थे वहां से धीरे धीरे वो निकलना स्टार्ट कर दिया इन द 18th century AD। ठीक है, जैसे 1707 AD में औरंगजेब का मौत हुआ, तो उसके बाद से लगभग 30 साल के अंदर ही बहुत धीरे धीरे करके बहुत सारे स्टेट निकलना स्टार्ट कर दिया था, वो इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर दिया था। अमंग दिस द स्टेट ऑफ अवध, बंगाल एंड हैदराबाद वर इंपॉर्टेंट। तो इन लोगों के बीच में 3 इंपॉर्टेंट स्टेट कौन सा था, पहला आता है हैदराबाद, यहाँ पर हैदराबाद का नाम लास्ट में लिखा है, हैदराबाद सबसे पहला आता है, उसके बाद अवध और तीसरा बंगाल। ये 3 स्टेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते, दे वर फाउंडेड बाय मुगल नोबल्स द स्टेट ऑफ हैदराबाद। पहले हम लोग हैदराबाद के बारे में डिस्कस करते। तो दे वर फाउंडेड बाय मुगल नोबल्स। तो ये जो स्टेट के जो ओनर थे ना, ये सब ओनर लोग एक मुगल दरबार में एक नोबेल थे। ठीक है, ये वहां पर एक नोबेल लोग थे। तो बादशाह के अंदर ये लोग रहते थे। जैसे ही बादशाह का मौत हुआ, बादशाह और दूसरे बादशाह जब मुगल दरबार में बैठे थे और वो जो वीक रूलर थे, तो उसके वजह से क्या हुआ, ये नोबेल लोग धीरे धीरे अपने अपने एरिया को लेकर वो धीरे धीरे निकल जा रहे थे। ठीक है, और वो वहां पर वो अपना अपना एरिया के पावरफुल एक रूलर बन जा रहे थे और जो सेंट्रल को मान नहीं रहे थे। ठीक है, तो दे वर फाउंडेड बाय मुगल नोबेल्स। तो मुगल नोबेल्स ऐसे करके वो निकल के द स्टेट ऑफ हैदराबाद। इसी तरह से देखा जाए, हैदराबाद के जो मुगल नोबेल थे उनका नाम था चिनकिलिच खान। इसका पूरा नाम है मीर करमुद्दीन चिनकिलिच खान। ठीक है, तो पुराने जमाने के लोग है, मेडिवल टाइम पीरियड के लोग है, फारसी नाम है, तो इसलिए इतना बड़ा नाम मीर करमुद्दीन चिनकिलिच खान। तो इन्होंने बाद में जाकर इसका नाम चेंज हुआ था। ठीक है, और हैदराबाद में उन्होंने एक नया स्टेट बनाया, द स्टेट ऑफ, ये हैदराबाद में स्टेट बना। अब हैदराबाद वहां से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए थे, जो बोलते हैं ना हैदराबाद का निजाम, वहां से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए थे। उसके बाद बंगाल को लेकर डिस्कस करते हैं। द स्टेट ऑफ बंगाल वाज स्टैब्लिश बाय मुर्शिद कुली खान। अब बंगाल में भी ठीक एक इसी टाइप का वहां पर एक स्टेट बना था, वो मुर्शिद कुली खान बना थे, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, ये भी मुगल के अंदर एक नोबेल थे। और वाइल अवध बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर शादात खान। तो अवध भी एक इंडिपेंडेंट बन गए थे वहां पर, किसके वजह से, शादात खान के वजह से। अनदर इंपॉर्टेंट स्टेट एट द टाइम ऑफ वाज मैसूर। तो ये 3 स्टेट के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद भी देखा जाए वहां पर मैसूर में भी और एक स्टेट बना थे, व्हिच वाज नेवर अंडर डायरेक्ट मुगल कंट्रोल। ये कभी भी मुगल कंट्रोल के अंदर डायरेक्ट नहीं थे। इट हैड इमर्ज एज ए पावरफुल स्टेट अंडर हैदर अली एंड हिज टीपू सुल्तान। तो ये किसके वजह से निकले थे वहां पर, ये देखा जाए वो हैदर अली और उसके जो बेटे थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के नाम तो तुम लोग सुने ही हो, तो इनके वजह से वहां पर निकले थे। ठीक है, तो वो पावरफुल स्टेट बना था। एज मुगल पावर फेडेड अदर पॉलिटिकल ग्रुप्स सच एज द राजपूत्स एंड द मराठास, द शिख्स एंड ऑल्सो सीज कंट्रोल ऑफ वेरियस टेरिटोरीज। तो मुगल जो पावर थे ना, ये धीरे धीरे फीका पड़ते गए थे। फेडेट मतलब फीका पड़ना, दूसरे जो पॉलिटिकल ग्रुप है उनके सामने।
जैसे राजपूताना के सामने, मराठास के सामने, सिख के सामने, और धीरे धीरे करके जैसे ही फीका पड़ते गए थे तो ये अपना पावर बना रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं तो जैसे दिल्ली में सेंट्रल पावर वीक हुआ, उससे देखा जाए स्टेट लेवल में रीजनल पावर धीरे धीरे करके पावरफुल हो रहे थे। इसी टाइम में दिल्ली के सेंट्रल पावर के अंदर जो नोबिलिटी लोग थे, ये नोबिलिटी लोग उन्होंने सोचा कि ये सेंट्रल पावर तो वीक हो रहा है, तो हम अपने हिसाब से अपना एक स्टेट बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके देखा जाए मीर करमुद्दीन चिनगिलिच खान ने हैदराबाद में जाकर एक अलग स्टेट बनाया, शरद खान में जाकर अवध में एक स्टेट बनाया, अवध मतलब अयोध्या, और मुर्शिद कुली खान जाकर बंगाल में एक स्टेट बनाया। ठीक है, और इसी तरह से एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया कि हैदर अली और टीपू सुल्तान, स्पेशली हैदर अली, ये डायरेक्टली मैसूर उस टाइम में मुगल कंट्रोल में अंडर नहीं होता था, लेकिन ये आता था देखा जाए हैदराबाद के अंदर आ जाता, तो ये अपने हिसाब से ये अपना वहां पर मैसूर में एक अलग से स्टेट बना दिया था। ठीक है, और ऊपर से देखा जाए अलग अलग और भी बहुत सारे चीज थे, जैसे राजपूताना पहले से मुगल के साथ थे, बाद में जाकर ये धीरे धीरे अलग हो रहे थे, और मराठास ये तो मुगल के साथ औरंगजेब टाइम में बहुत ही ज्यादा लड़ाई हुआ था, जैसे शिवाजी से औरंगजेब की लड़ाई, ये तो बहुत ही फेमस है। तो बाद में जाकर ये मराठास लोग धीरे धीरे और भी ज्यादा फेमस हो रहे थे। ठीक है, मुगल जैसे वीक होने की वजह से, जैसे वहां पर पेशवा के नाम भी सुनाया जा रहा था। और ऊपर से सिख में भी जो गुरु गोविंद सिंह के बाद से भी से जाकर सिख लोग धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे, और रंजीत सिंह के टाइम में भी सिख लोग बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था उनके पावर। तो ऐसे करके और भी बहुत ज्यादा है, जाट भी है इसके साथ साथ, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टेट आ रहे थे इस टाइम में। ठीक है, तो ये सेंट्रल जैसे वीक हो रहा था उसके वजह से स्टेट धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में राइज ऑफ ब्रिटिश पावर। आप इंडिया के हालात 18th सेंचुरी में अगर देखा जाए, एक तरीके से 1707 में औरंगजेब मारे गए, सेंट्रल पावर वीक हो रहा था, स्टेट पावर में धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे, अलग अलग बहुत सारे स्टेट पावर आ रहे थे। अब ये जो स्टेट पावर आ रहे थे, ये स्टेट पावर इंडिया में बहुत सारे रहते। ठीक है, अब इंडिया में कोई भी जगह में यूनिटी नाम का कोई चीज नहीं था। जैसे पूरब की तरफ से यहाँ पर बंगाल आ गया, नॉर्थ की तरफ से अवध आ गया, दिल्ली में कुछ एरिया को लेकर मुगल चल रहा है, नॉर्थ वेस्ट में वहां पर सिख आ गया, जाट आ गया, साउथ दन पोर्शन में वहां पर मैसूर आ रहा है, वहां पर निजाम आ रहा है, हैदराबाद का निजाम, डेक्कन प्लेटो एरिया में मराठास आ गए। तो मतलब कहीं पर कोई यूनिटी नहीं थी। अब ये सब लोग ना अब एक दूसरे के साथ आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो इसके वजह से इंडिया की यूनिटी भी जैसे खराब हो रहा था, इंडिया के रिसोर्स भी खराब हो रहे थे। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। इसी मौके को फायदा उठाया था बाहर से जो फॉरेन लोग आए थे, इन्वेशन कर रहे थे इंडिया में। ठीक है, तो फॉरेन लोग इस टाइम में इंग्लिश लोग माने ब्रिटिश लोग और फ्रेंच लोग इंडिया में आए थे, तो ये लोग इस मौके को फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो इसी मौके को फायदा उठाकर धीरे धीरे करके 1750 के बाद से धीरे धीरे ब्रिटिश का यहाँ पर पावर राइज होना स्टार्ट करते, स्पेशली बैटल ऑफ पलाशी से। ठीक है, राइज इन ब्रिटिश पावर। देखते हैं ब्रिटिश पावर कैसे राइज हुआ। द ब्रिटिश इनिशियली केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। तो ब्रिटिश लोग इंडिया में आए थे, ट्रेडिंग करने के लिए आए थे। 1600 एडी में उनका ईस्ट इंडिया कंपनी बना था, और उन्होंने क्या किया, साउथ ईस्ट एशिया में जाकर उन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था, स्पेशली इंडिया में आकर। दे वर इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप ट्रेडिंग सेंटर्स फॉर एक्सचेंजिंग इंडियन गुड्स। तो किस चीज के ऊपर इंटरेस्ट है उनका था कि इंडिया में ट्रेडिंग सेंटर बनाना, और इंडिया से इंडियन जो गुड्स है उसे ले जाकर यूरोप में जाकर उसे बेचना, और वहां से मुनाफा कमाना, नॉट कॉन्करिंग टेरिटोरीज। तब उनका यह सोचना नहीं था कि इंडिया में जाकर टेरिटोरीज बनाना है, ये उनका सोचना नहीं था। दे ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑफ इंडियन मार्केट्स। उनका यह मानना था कि इंडिया के जो मार्केट थे उस मार्केट के ऊपर कंट्रोल करना, एंड सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट। दे केम इन कॉन्फ्लिक्ट विथ रिलीजियस पावर्स एंड अदर यूरोपियन ट्रेडर्स like the Dutch and Portuguese. After that, they soon realized the need for occupying territories to establishing their power. By AD 1757, the British had forcibly take control on Bengal. ठीक है, इस चीज का स्पेशली यहाँ पर मतलब ये चीज बोला जा रहा है कि ब्रिटिश लोग यहाँ पर आकर उनका यह मकसद नहीं था कि इंडिया में टेरिटोरीज बनाना, उनका यह मकसद था कि इंडिया में हम लोग सिर्फ बिजनेस करेंगे, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर इंडियन गुड्स को खरीदेंगे, उसको उसको एक्सपोर्ट करेंगे इंग्लैंड में या यूरोप में, वहां पर जाकर हम लोग बेचेंगे, वहां पर जाकर खूब मुनाफा कमाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम हुआ कि जो चीज वो है कि इंडिया में जब वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे माल को, मतलब इंडिया में जो उनका इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस जब जुड़े थे, तो उनका ऑब्वियसली इंडिया के जो मार्केट है उस मार्केट के ऊपर उनका कब्जा करना है,
ठीक है। और वो लड़ाई के जरिए नहीं, वो कब्जा करना है कैसे, जस्ट बिजनेस के जरिए। अब बात है कि वहां पर पोर्तुगीज लोग भी आए थे, डच लोग भी आए थे, फ्रेंच लोग भी आए थे, बहुत सारे फॉरेनर्स लोग आए थे। इनके साथ उनको कंपटीशन करना पड़ रहा था ब्रिटिश लोगों के ऊपर से। लोकल लेवल में जो ट्रेडर्स थे इनके साथ भी कंपटीशन करना पड़ा था, ठीक है। तो ये इसके वजह से ब्रिटिश लोगों को भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अब ये इस चीज के लिए अगर प्रॉब्लम हुआ तो इसमें क्या होता है कि आपस में लड़ाई भी हो रहा था, जैसे ब्रिटिश के साथ पोर्तुगीज का, ब्रिटिश के साथ डच का, ब्रिटिश के साथ फ्रेंच का, ऐसे लड़ाई हो रहा था। अब ये लड़ाई को लेकर कभी कभी होता है कि लोकल लेवल में जो रूलर थे, ये रूलर कभी कभी होता है कि ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे, या कभी कभी होता है कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में जाकर फ्रेंच को, डच को सपोर्ट करते थे। तो ब्रिटिश लोग ये सोचते थे हमें सपोर्ट नहीं किया तो चलो इस रूलर को हटा दे, ठीक है। अब यहां से उनका धीरे धीरे करके इंडिया के ऊपर उनका कब्जा आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उन्होंने ये सोचा कि हम लोग अगर ठीक से यहाँ पर बिजनेस करना है, हमें अगर ठीक से यहाँ से सामान को लेकर यूरोप में आकर बेचना है और हमें मुनाफा कमाना है, तो ऑब्वियसली यहाँ के लोकल जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के ऊपर हमारा पावर होना चाहिए, ठीक है। तो वो पहले ये नहीं सोचे थे कि हमें डायरेक्टली यहाँ पर अथॉरिटी के ऊपर हम लोग कब्जा करें। वो पहले ये सोचे थे कि हम लोग यहाँ के लोकल लेवल में जो रूलर है उस रूलर और वो एक इंडियन ही रहेगा, उस इंडियन के ऊपर हम लोग अपना जो हक है उसके ऊपर हम लोग हक जमाएं, ठीक है। लेकिन बाद में जाकर धीरे धीरे करके वो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में भी वो आने स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरह से धीरे धीरे चेंज होना लगा। और ये चेंज कब से स्टार्ट हुआ, 1757, ये जो लास्ट लाइन में लिखा है ना 1757 में यहाँ पर बैटल ऑफ पलाशी हुआ था। इसके वजह से क्या हुआ, बैटल ऑफ पलाशी में जैसे ही ब्रिटिश लोग जीते, उन्होंने बंगाल के ऊपर उन्होंने पहला कंट्रोल किया और इंडिया का हिस्ट्री तब से चेंज होना स्टार्ट कर दिया। और मॉडर्न हिस्ट्री बोला जाता है यहां से भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ऑन द नेक्स्ट सेंचुरी द ब्रिटिश ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। तो धीरे धीरे करके आप क्या हुआ, ब्रिटिश लोग जैसे ही बंगाल में कब्जा किया, वहां से धीरे धीरे करके वो अपना जो एरिया है वो धीरे धीरे स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। पहले कब्जा किया, कब्जा करके वहां के मार्केट के ऊपर भी अपना पूरा कब्जा बनाया। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट में वो आ गए तो उनके लिए ये आसानी हो गया कि मार्केट को अपने अंदर पूरा तरीके से लेकर आए, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो गए, आसपास के बहुत सारे रूलर ये चीज में खफा थे, वो चाहते कि ब्रिटिश लोग यहाँ पर ना रहे। फिर उन रूलर्स को हटाने के लिए उस रूलर के एरिया को कब्जा करना पड़ा। इसी तरह से ब्रिटिश लोग क्या किया, अपने जो एरिया था उस एरिया को बढ़ाते लगे और ये बढ़ाते बढ़ाते एक बड़ा सा एम्पायर हो गया ब्रिटिश लोगों के पास, ठीक है। तो यहां पर आप धीरे धीरे करके ब्रिटिश लोग, ये जो बड़ा एम्पायर बन गया ना, ये एम्पायर को आप कंट्रोल भी करना है, तो इसलिए उस के लिए चाहिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो ब्रिटिश लोग यहां पर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी बनाने स्टार्ट कर दिया। तो ब्रिटिश लोग आप क्या हो गया, वहां पर ट्रेडर से वो रूलर बन गए, ठीक है। ऑन द नेक्स्ट सेंचुरी ब्रिटिश ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर, मतलब 19th सेंचुरी में जाकर ब्रिटिश लोग अब सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, उसके साथ साथ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी चला रहे थे, इसलिए वो रूलिंग में भी आ गए। तो द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स। तो ब्रिटिश लोग कम से कम 200 साल तक यहाँ पर राज किया था, 1757 से स्टार्ट करके 1947 तक, मतलब एक्चुअली 190 ईयर्स यहाँ पर शासन किया था। तो यहाँ पर उन्होंने शासन किया है। एंडिंग इन 1947, फाइनली 1947 में जाकर एंडिंग हुआ व्हेन द लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस, जब हमारे जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसके वजह से हमें आज़ादी मिला। फाइनली ओन इंडियंस देयर फ्रीडम, तो हम लोग जब हमें फ्रीडम मिला, हमारे तो आज़ादी मिला, तो उसके वजह से ब्रिटिश यहाँ पर गए। उससे पहले ये 190 ईयर्स तक ब्रिटिश लोग हमें सिर्फ राज किया था और हमारे पास से शोषण किया था। हमारे बहुत सारे रिसोर्सेस इसके वजह से इंग्लैंड में चले गए थे, ठीक है। तो ये हो गया ब्रिटिश लोग कैसे इंडिया में वो अपना पावर को राइज किया था, इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आता है, जो फोर्थ पॉइंट, वो है हिस्टोरिकल सोर्सेस। अब मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अगर एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले जानना है कि मॉडर्न हिस्ट्री हमें कहाँ पर से मिलेगा, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली सोर्स से मिलेगा, लेकिन सोर्स किस चीज के सोर्स के बेस में, ठीक है। हिस्टोरिकल सोर्स ये किस चीज के बेस में, तो एंशिएंट टाइम पीरियड का या मॉडर्न मेडिवल टाइम पीरियड का सोर्स लेकर तो कोई फायदा नहीं है, तो मॉडर्न टाइम पीरियड का ही सोर्स हमें चाहिए। अब मॉडर्न टाइम पीरियड का सोर्स जहां से हमें, सोर्स मतलब क्या है, सूत्र, जिस सूत्र के बेस में हमें क्या कर सकते हैं, हमें डाटा मिल सकते हैं और उस डेटे के बेस में हमें हिस्ट्री बना सकते हैं उस टाइम पीरियड का। अब देखते हैं, ए नंबर ऑफ सोर्सेस टेल अस अबाउट द मॉडर्न पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री, दे कैन बी ग्रुप्ड अंडर।
तो जैसे जैसे बहुत सारे सोर्स हमें मिला है, ये सोर्स जो मॉडर्न टाइम पीरियड के बारे में अपना हिस्ट्री बताते हैं, तो स्पेशली इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, तो इसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक प्राइमरी सोर्स और दूसरा सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी मतलब प्राथमिक सोर्स, प्राथमिक सूत्र, और सेकेंडरी, ठीक है, जो सेकेंडरी सोर्स जो होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे स्कूल में जैसे है ना, प्राइमरी लेवल 1 to 5 को होता है, और ऊपर से उसके बाद अपर प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, ठीक है। तो सेकेंडरी, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी, तो ऐसे ही प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी पहले आता है, सेकेंडरी उसके बाद आता है, ठीक है। सोर्स के बेस में भी ऐसे सिस्टम है। देखते हैं प्राइमरी सोर्स क्या है और सेकेंडरी सोर्स क्या है, इसको लेकर हम डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स आर ओरिजिनल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये एक ओरिजिनल सोर्स है जिसमें ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ही यहां पर पाए जाते हैं, क्रिएटेड एट टाइम ऑफ ऑन एन इवेंट और रिकॉर्डेड बाय आई विटनेस। मतलब जो भी चीज होता है यहां पर आंखों देखा होता है, टू एन इवेंट मतलब कोई भी घटना घट जाए वो आंखों देता होगा। एंड दे इंक्लूड आर्कोलॉजिकल रिमेन्स। अब इस चीज को हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और वीडियो टेप्स इसमें इंक्लूड करेंगे। मतलब जैसे समझ लो मेरे सामने कोई घटना घटे और उस घटना को मैंने अपने आंखों से देखा, देखकर ही मैं तुरंत उसे लिख लिया, या उस आंखों को देख में तुरंत उसे मैंने वीडियो में कैप्चर कर लिया, या उसे मैंने कोई सी साउंड बॉक्स में सिस्टम में कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा प्राइमरी सोर्स, ठीक है, ये प्राइमरी सोर्स होगा। मतलब आई विटनेस उस जगह में रहेगा। प्राइमरी सोर्स वही चीज है जो यहां पर आई विटनेस रहेगा। जैसे मैंने एक किताब लिखा, अब ये किताब अपने मैंने जो किताब लिखा, मैं समझ लो मैं अपना स्कूल का हिस्ट्री लिख रहा हूं, ठीक है। मेरे स्कूल के ऊपर इससे पहले कोई भी किताब नहीं लिखा, कोई भी किताब अभी तक नहीं लिखा। मैंने स्कूल के पुराने जो रिकॉर्ड है जहां पर मैंने डाटा दिया है, बहुत सारे फाइनेंशियल डाटा या स्कूल का बनाने का डाटा, ऐसे बहुत सारी चीज है, ये सब डाटा को मैंने एक जगह में कलेक्ट किया, उसके ऊपर बेस करके मैंने अपना स्कूल का एक हिस्ट्री बनाया, ठीक है। तो मेरा बुक्स पहला हुआ जो बुक्स इस स्कूल का हिस्ट्री बनाता है, तो ये हो जाता है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जो मतलब एकदम से पहला, ठीक है। तो ये आई विटनेस के बेस में ज्यादा से ज्यादा चलता है, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स है, अब सेकेंडरी सोर्स जो उस प्राइमरी सोर्स के ऊपर बेस करके मैं अलग से हिस्ट्री बनाता हूं, वो सेकेंडरी सोर्स है। अब मैं समझ लो कि मैंने एक बुक्स लिखा, अब मेरे बुक्स मैंने लिख कर चला गया, ठीक है। अब 10 साल के बाद किसी और बच्चे ने, उन्होंने या किसी और बंदे ने सोचा कि इस स्कूल के ऊपर मैंने और एक काम करूंगा, तो उनके लिए मेरा जो बुक्स है, मेरे बुक्स उसके लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, मेरे बुक्स के ऊपर बेस करके वो दूसरा एक बुक्स लिखा, तो मेरे बुक्स हो गया प्राइमरी सोर्सेस, वो जो बुक्स लिखा वो हो गया सेकेंडरी सोर्सेस। आया समझ में, क्योंकि वो मेरे ऊपर बेस करके लिख रहा है। अब उसके वो तो डायरेक्टली आई विटनेस नहीं है, ठीक है, वो मेरे ऊपर बेस करके लिख रहा है, तो ये हो गया सेकेंडरी सोर्सेस। जैसे सम, और यहां पर प्राइमरी सोर्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बोला जा रहा है, जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमेशा प्राइमरी सोर्स होता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। जैसे मैंने बोला फाइनेंशियल हिसाब निकास, जैसे मतलब जमीन का हिसाब निकास, लैंड रिकॉर्ड्स, ये सब चीज ही हो जाता है ऑफिशियल, ये सभी चीजें होता है प्राइमरी सोर्सेस। द ब्रिटिश बिलीव इन कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश के टाइम पीरियड से ये चीज स्टार्ट हुआ कि वो क्या करते, वो विश्वास करते थे कि सभी जो डॉक्यूमेंट्स है तो है ना, प्लान का या पॉलिसीज का, ये सभी चीज को रिकॉर्ड बना कर रखे। ये नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड दे आर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको ऑफिशियल फॉर्मेट में वो लिखते थे। एंड देयर कॉरेस्पॉन्डेंस विद प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स वर स्टोर्ड इन रिकॉर्ड रूम्स। और इंडियन लीडर के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता था, मतलब बातचीत होता था, ये सब चीज को एक जगह में रिकॉर्ड करके रखते थे, ठीक है। दैट दे वर अटैच्ड टू ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस सच एज कलेक्ट ऑडिट्स, लॉ कोर्ट्स एक्सेट्रा। तो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ जो भी बातचीत होता था, सभी चीज को एक जगह में रिकॉर्ड करके रखते। जैसे हमारे स्कूल चलाने के लिए भी हमें बहुत सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, जैसे अटेंडेंस लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक बच्चे पूरे साल स्कूल में कितना अटेंडेंस देते हैं, आप ये चीज तो मैंने इस साल में रिकॉर्ड कर लिया, समझ लो कि मुझे 10 साल के बाद ये चीज मुझे फिर से दोबारा देखना है, किसी और पर्पस में ये काम आ रहा है, तो मेरे पास ये चीज एक रिकॉर्ड है। अब ये जो रिकॉर्ड है ना, ये रिकॉर्ड हो गया मेरा प्राइमरी सोर्स। इसके ऊपर बेस करके मैं अगले टाइम में मैं कुछ दूसरा काम कर सकता हूँ, रिसर्च कर सकता हूँ, या दूसरा कुछ लिख सकता हूँ, तो ये अभी ये हो जाएगा मेरा प्राइमरी सोर्सेस,
ठीक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमेशा प्राइमरी सोर्सेस होता है। लेटर ऑन सच डॉक्यूमेंट्स वर स्टोर्ड इन आर्काइव्स एंड म्यूजियम, बाद में जाकर क्या किया, इस डॉक्यूमेंट्स को ये आर्काइव में जाकर और म्यूजियम में जाकर स्टोर किया जाता है, ठीक है। क्यों स्टोर किया जाता है, क्योंकि हमेशा आर्काइव होता है जहां पर डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाए, आर्काइव उसी जगह का नाम बोला जाता है, ठीक है। आर्काइव ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को वहां पर स्टोर किया जाए, संभाल कर रखा जाए। और म्यूजियम में तो हमेशा ही संभाल कर रखते हैं, ये तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है कि जैसे अगर एक डॉक्यूमेंट्स जो पेपर्स का बना हुआ है वो बाहर ऐसे तरह से किसी बिल्डिंग में पड़ा रहे, ठीक है, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे खराब होता जाएगा, लेकिन आर्काइव और म्यूजियम में वो उसे सुरक्षित रख सकते हैं। और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, डॉक्यूमेंट्स हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसे आर्काइव और म्यूजियम में सुरक्षित रखना है, तो ये चीज हमेशा प्राइमरी सोर्स हो जाता है। ए नंबर ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स आर नाउ रिजर्व्ड इन द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो अभी के दिन में जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड कहां पर है, ये है रिजर्व का किया हुआ है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जो दिल्ली में है, वहां पर ये इसे रिजर्व किया हुआ है, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में जाकर तुम लोग बहुत सारे काम करोगे, जैसे तुम लोग रिसर्च काम में आओगे, तुम लोग के अंदर बहुत सारे लोग या तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन भी आएंगे, तो ये जो रिसर्च काम के लिए, तो जब तुम आओगे ना, तो तुम्हें अगर किसी चीज के ऊपर रिसर्च करने के लिए जा रहे हो और उसके लिए तुम्हें अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये इंफॉर्मेशन तुम्हें डेफिनेटली तुम्हें ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, क्योंकि वहां पर बहुत सारे रिकॉर्ड वहां पर सेफली वहां पर प्रिजर्व करके रखा है, ठीक है। तो तुम्हें वहां पर मिल जाएगा। तो ये एक प्राइमरी सोर्स के अंदर आ जाता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। दूसरा है कि सर्वे होता है ना, जो गांव में जाकर सर्वे करते हैं, इसे बोला जाता है ना कि एक मेरे हाथ में एक पेपर लेकर गांव में जाकर सर्वे किया कि उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, ये सब चीज को सर्वे किया कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे होता है ना, सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज है। फ्रॉम द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश कॉन्डक्टेड मेनी डिटेल सर्वेस। तो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश लोग भी ऐसे बहुत सारे सर्वे किया था, जैसे जियोग्राफिकल सर्वेस, भौगोलिक दृष्टि से उन्होंने सर्वे किया था, कैसे रास्ते बनाए गए, कैसे यहाँ का शहर कैसे बना सकते हैं, यहाँ का कंडीशन कैसा है, ऐसे टाइप का। आर्कियोलॉजिकल सर्वेस, पुरातत्व विभाग में भी उन्होंने सर्वे किया था, बोटानिकल सर्वेस किया था, जूलॉजिकल सर्वेस किया था। तो which tells us about the people living in the country at that time। तो ये चीज बताता है हमेशा उस टाइम में उसी जगह का लोग कैसे तरह से वहां पर जीते थे, या कैसे वो उस टाइम में उसी जगह में वो वहां पर रहते थे। तो ये चीज को दर्शाता है। फ्रॉम द एंड 19th सेंचुरी एडी दे ऑल्सो बिगैन कॉन्डक्टिंग रेगुलर सेंसस एवरी 10 years। तो 19th सेंचुरी के बाद से, ठीक है, 19th सेंचुरी के एंडिंग से वहां पर देखा जाए हर 10 साल के बाद वो सेंसस निकालते हैं। सेंसस में क्या होता है, हमेशा सेंसस में ये चीज देखा जाता है कि इंडिया में टोटल पॉपुलेशन कितना है, कितना मेल पॉपुलेशन है, कितना फीमेल पॉपुलेशन है, कितना चाइल्ड पॉपुलेशन है, चाइल्ड के अंदर कितना मेल है, चाइल्ड के अंदर कितना फीमेल है, हमारे सेक्स रेशियो क्या है, यानी एक मेल के 1000 मेल के अकॉर्डिंग कितना फीमेल है, या देखा जाए कितना एडुकेटेड है, मतलब लिटरेटेड है, कितना इलिटरेट है, ये सब चीज देखा जाता है। मेल के अंदर कितना लिटरेट है, मेल के अंदर कितने इलिटरेट है, फीमेल के अंदर कितने लिटरेट, फीमेल के अंदर कितने इलिटरेट, ये सभी चीज को देखा जाता है जो सेंसस में। तो सेंसस एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट एक ऑफिशियल रिकॉर्ड भी हो जाता है या सर्वे भी हो जाता है, जिस चीज को ऊपर बेस करके हम लोग हिस्ट्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा सेंसस ये प्राइमरी सोर्स के अंदर भी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो ये सेंसस इज एन ऑफिशियल कोड ऑफ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए कंट्री। तो सेंसस क्या है गया, ये ऑफिशियली ये कोड है, नंबर है जो एक कंट्री में कितने लोग रहते हैं। तो हर 10 साल के अंदर सेंसस अपडेट होता है। लास्ट जैसे सेंसस हुआ था 2011 में हुआ था, इसके बाद सेंसस होगा 2021 में होगा, उसके बाद 2031 में होगा। तो इससे करके सेंसस जाते हैं। उसके बाद इट सर्व्स एज द डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। तो इसमें भी ये चीज भी डिटेल्स रिकॉर्ड होता है कि यहाँ पर इंडिया में कितने कास्ट है, इस कास्ट के अकॉर्डिंग कितने लोग हैं, कितने रिलीजन है, कौन कौन से रिलीजन माइनॉरिटी सेक्शन में बिलोंग करते हैं, ये सभी चीज यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाता है, सेंसस के अकॉर्डिंग ये चीज मिल जाता है। तो ये पूरा प्राइमरी सोर्स के अंदर आ जाता है। प्राइमरी सोर्स के अंदर मॉडर्न टाइम पीरियड के स्पेशली हम लोग अभी जो प्राइमरी सोर्स के बात किया जा कर रहे हैं ना, ये सभी मॉडर्न टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड, उसके बाद सर्वे, ये सभी मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर ही आ जाता है। तीसरा जो आ जाता है मोन्यूमेंट्स भी ये मॉडर्न टाइम पीरियड में भी बहुत सारे मोन्यूमेंट्स है। जैसे ब्रिटिश इरेक्टेड ए नंबर ऑफ मोन्यूमेंट्स सच एज द गेटवे ऑफ इंडिया।
तो इन्होंने भी बहुत सारे मोन्यूमेंट्स बनाए थे, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, ऐसे बहुत सारे मोन्यूमेंट इन्होंने बनाए थे ब्रिटिश लोग। ये सभी हो जाता है प्राइमरी सोर्सेस, ठीक है, क्योंकि ये सभी हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर बेस करके हम लोग हिस्ट्री बना सकते हैं। तो ये आ जाता है प्राइमरी सोर्स के अंदर। तो प्राइमरी सोर्स के अंदर क्या क्या चीज आ जाता है? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आ जाता है, दूसरा सर्वेस आ जाता है, तीसरा मोन्यूमेंट्स आ जाता है। तो ये सभी चीज प्राइमरी सोर्स के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री बनाने के लिए, या हिस्ट्री उस टाइम की हिस्ट्री जानने के लिए, ठीक है। अब सेकेंडरी सोर्सेस क्या है? Secondary sources are second-hand accounts of events of sources that derive the information from primary sources. तो सेकेंडरी सोर्स वही सोर्स है जहां पर है तो ये सेकंड हैंड, मतलब हमेशा बोला था ना सेकंड हैंड है, ये तो सेकंड हैंड चीज है वैसे। तो सेकंड हैंड अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स, मतलब ये घटना के ऊपर वो सेकंड हैंड बेस में है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है? ड्राइव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी सोर्स, मतलब प्राइमरी सोर्स के बेस करके हम लोग जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उस इंफॉर्मेशन के बेस करके हम लोग हिस्ट्री बनाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स में हमेशा आई विटनेस की वजह से वहां पर प्राइमरी सोर्स में इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गया। अब वो मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे 50 साल पहले मुझे यहाँ पर जो चीज बना है, एक आर्किटेक्चर बना है, ठीक है, समझ लो ब्रिटिश टाइम पीरियड में यहाँ पर एक आर्किटेक्चर बना है, इस आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करके मुझे हिस्ट्री लिखना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा पहले उस आर्किटेक्चर को देखूंगा, तो वो आर्किटेक्चर हो गया प्राइमरी सोर्सेस। दूसरा मैं क्या करूंगा? उस आर्किटेक्चर के ऊपर जितने भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किया हुआ है, तो मैं उस रिकॉर्ड्स को ढूंढूंगा। रिकॉर्ड्स कहां मिल सकता है? नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। मैं वहां पर जाऊंगा, वहां पर जाकर उस रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करूंगा, उस रिकॉर्ड्स के ऊपर बेस करके मैं हिस्ट्री बनाने के लिए कोशिश करूंगा। तो ये रिकॉर्ड्स भी हो जाता है प्राइमरी सोर्सेस। अब मैं जो अपना जो बुक्स लिखूंगा ना, ये बुक्स हो गया सेकेंडरी सोर्सेस, ठीक है। तो मैं एक आई विटनेस नहीं हूं, मैं 50 साल पहले कोई घटना घटा उसके ऊपर बेस करके मैं हिस्ट्री लिख रहा हूं। तो मेरा जो काम है ये सेकेंडरी सोर्सेस, ये चीज जैसे हुआ है यहां पर एग्जांपल न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्पलेट्स, रिपोर्ट्स, रिव्यूज, आर्टिकल, बुक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो सेकेंडरी सोर्सेस के अंदर क्या हो जाता है? यहां पर न्यूज़पेपर्स भी आ जाता है, मैगजीन्स भी आ जाता है, पैम्पलेट्स आ जाता है। पैम्पलेट्स मतलब जैसे लिफलेट टाइप का बैन निकलता है, ये चीज भी आ जाता है। रिपोर्ट्स, रिव्यूज, आर्टिकल्स, बुक्स एक्सेट्रा, ये सभी चीज सेकेंडरी सोर्स के अंदर आ जाता है। ये नंबर बोथ बुक्स इन बोथ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस थ्रू ए गुड डील्स ऑफ लाइट ऑन द प्रोग्रेस मेड इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आर्ट, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा ड्यूरिंग द मॉडल ऑफ पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है? यहां पर बोला जा रहा है ये नंबर बोथ बुक्स इन बोथ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज। तो बहुत सारे ऐसे तरह से बुक्स निकले जिस बुक्स में क्या हुआ, यहां पर जो इंडियन लैंग्वेज में भी निकले थे, फॉरेन लैंग्वेज में भी निकले थे। इस बुक्स में अलग अलग फील्ड में, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में है, मेडिसिन फील्ड में है, आर्ट फील्ड में है, लिटरेचर फील्ड में, मैथमेटिक्स फील्ड में है, अलग अलग फील्ड में ये सभी बुक्स जो है ये सेकेंडरी सोर्सेस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इस बुक्स के ऊपर बेस करके हमें पुराने जमाने के इतिहास हम लोग जान सकते हैं। तो ये सभी चीज हो गया सेकेंडरी सोर्सेस, ठीक है। मैंने पहले ही बोला कि किसी बुक्स मैंने लिखा है, ये बुक्स हो जाता है सेकेंडरी सोर्सेस, ठीक है, क्योंकि मैं उस बुक्स में इसी बात के ऊपर समझ लो कि मुझे अभी डिपेंड करता है, हर बुक सेकेंडरी सोर्सेस नहीं होता। जैसे समझ लो कि अभी रिसेंटली कोई एक इंसिडेंट घटा, ठीक है, अब इस इंसिडेंट के ऊपर बेस करके मैं एक बुक्स लिखा, मैं पहले ही वो बुक्स लिखा, मेरे पहले वो बुक्स कोई नहीं लिखा, तो ये हो जाएगा प्राइमरी सोर्सेस, ठीक है। लेकिन समझ लो कि 50 साल पहले कोई इंसिडेंट घटा और उस इंसिडेंट के ऊपर बेस करके मैं हिस्ट्री लिख रहा हूं, क्योंकि 50 साल पहले जो इंसिडेंट घटा तो मैं उसका आई विटनेस नहीं हूं, क्योंकि मैंने वो देखा नहीं हूं। मुझे उसके हिस्ट्री जानने के लिए किसी ना किसी डाटा के ऊपर मुझे बेस करना है। तो ये हो जाएगा, तब जो मैं बुक्स लिखूंगा ना वो हो जाएगा सेकेंडरी सोर्सेस। तो ये भी डिपेंड करता है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि तुम जो चीज लिख रहे हो ये चीज प्राइमरी सोर्स होगा या सेकेंडरी सोर्स होगा, ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये अगर वो आई विटनेस हो जाए, जिस चीज के ऊपर तुम हिस्ट्री लिख रहे हो वो आई विटनेस हो जाए तो वो हो जाता है प्राइमरी सोर्स। अगर आई विटनेस ना हो तो वो हो जाएगा सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। ब्रिटिश हिस्टोरियंस रोट ए नंबर ऑफ हिस्ट्रीज डिस्क्राइबिंग द रूल ऑफ वेरियस गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे हिस्ट्रिकल बुक्स लिखे उस टाइम में इंडिया में जो गवर्नर जनरल शासन करते थे उसके बारे में, देयर लिव्स एंड देयर पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, तो उनके रहने का तरीके के बारे में, उनका पॉलिटिकल अचीवमेंट्स मतलब उनका राजनीतिक तरीके से उन्होंने क्या क्या अचीव किया था। मेनी इंडियंस रोट बुक्स, तो
तो ये सब के बारे में उन्होंने हिस्ट्री बुक्स लिखे थे। मेनी इंडियंस रोड बुक्स टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट द एक्सप्लॉइटेड रूल्स ऑफ ब्रिटिश। उस टाइम में भी इंडियंस बहुत सारे बुक्स लिखे थे, जैसे ब्रिटिश लोग कैसे हमें शोषण करते हैं उसके बारे में भी उन्होंने बुक्स लिखे थे। तो ये सब चीज हो जाता है सेकेंडरी सोर्स के अंदर, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, दादा भाई नौरोजी, उनका जो फेमस बुक है ना, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये बुक्स ध्यान से याद रखियो, क्योंकि ये बुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बुक्स है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बुक्स के नाम आ जाता है, ठीक है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो हमेशा ये काम में आएगा। तो ये बुक्स एक सेकेंडरी सोर्स में भी आ जाएगा। एज प्रिंटिंग स्प्रेड ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुकलेट्स एंड पैम्पलेट्स वर पब्लिश्ड, ठीक है। पहले जो दादा भाई नौरोजी जब बुक्स लिखे थे तो उनके अकॉर्डिंग देखा जाए ये प्राइमरी सोर्स हो जा सकता है, लेकिन इस बुक्स के ऊपर बेस करके हम आज अगर कुछ लिखना चाहे तो ये हो जाएगा सेकेंडरी सोर्स। जैसे बोला जाए कि यहाँ पर प्रिंटिंग स्प्रेड ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, उनके ऊपर बेस करके मैं बहुत सारे न्यूज़पेपर लिख रहा हूँ, मैगजीन लिख रहा हूँ, बुक्स लिख लो, पैम्पलेट लिख लो, तो ये पब्लिश हो रहा है, ये सब सेकेंडरी सोर्स में आ जाएगा। ए नंबर ऑफ लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड बुक्स एंड आर्टिकल टू स्प्रेड मैसेज अमंग द पीपल व्हाइल अदर एक्सप्रेस देयर फीलिंग विथ हेल्प ऑफ पोएट्री। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हम लोग आज के दिन में जो अगर कोई भी मैसेज देना चाहते हैं कि उस बुक्स के अकॉर्डिंग के बेस करके, ये सब भी सेकेंडरी सोर्स में हो जाएगा। या कोई भी बंदा अगर बहुत सारे पोएट क्या करते हैं, इस बुक्स के अकॉर्डिंग पोएट्री भी लिख रहा है, तो ये सेकेंडरी सोर्स में आ जाएगा। ऑल दिस इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर हिस्टोरियंस इन रिकॉन्स्ट्रक्टिंग द कॉलोनियल पीरियड्स। तो ये दादा भाई नौरोजी के बुक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई बुक्स लिखे तो ये पूरा सेकेंडरी सोर्स में आ जाता है, ठीक है। तो आज के ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस किया। पीरियडाइजेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस किया कि इंडियन हिस्ट्री के जो पीरियडाइजेशन है उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर है कि इंडिया में कैसे धीरे धीरे करके सेंट्रल पावर वीक होना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर स्टेट पावर कैसे वहाँ पर धीरे धीरे पावरफुल होना स्टार्ट कर दिया, मतलब पता पॉलिटिकल फॉर्मेशन कैसे चेंज हो रहे थे। उसके बाद ब्रिटिश यहाँ पर कैसे पावर में धीरे धीरे आने लगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानना है तो उसका सोर्स कहाँ से मिलेगा, और उस सोर्स का क्लासिफिकेशन भी हम लोग किया है। तो ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर में सिर्फ यही तक ही था, पहला चैप्टर मतलब हाउ, व्हेन एंड वेयर, इस चैप्टर में सिर्फ यही तक ही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो तुम लोगों के लिए ठीक ठाक बना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे बोलना हम मुझे, कि कमेंट सेक्शन में बोलना कि इस वीडियो में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या किस जगह में प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर, मतलब इस नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में भी उस चैप्टर को डिटेल्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।